these wires to be made up of large number of discs which are kept one below the another. ठीक है ना, हो सकते हैं ऐसा बहुत सारे डिस्क जो है वो एक के नीचे एक ऐसे रखे हुए, और जब हम एक नीचे वाले डिस्क को इस तरह से ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं, तो हर एक डिस्क भी तो अपना अपना घूमेगा ना, थोड़ा थोड़ा घूमेगा। सबसे कम कौन घूमेगा? ऊपर वाला, जो ऊपर के पॉइंट के साथ अटैच जो डिस्क है वो सबसे कम घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा नहीं, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जितना डिस्टेंस बढ़ता जाता है उतना ये डिस्क जो है वो घूमते जाते हैं, और इसलिए जो हम लास्ट टाइम हमने देखा था कि रिजिडिटी का मॉडुलस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, शेयरिंग स्ट्रेन निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई भी एक लेयर का लैटरल डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते हैं उस लेयर का डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लेयर, करेक्ट है। यहाँ पे भी हमको वही करना पड़ेगा, जो इस लेयर का जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है तो ये हमको डिवाइड करना पड़ेगा ये ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स। समझा कैसे? क्योंकि ये लेयर जो है यहाँ लास्ट जो लेयर है वो इस ओरिजिनल लेयर से, फिक्स लेयर से कितना डिस्टेंस पे है, कैपिटल एल इतने डिस्टेंस पे है, इसलिए उसको अगर हम टर्न कर देंगे तो थीटा एंगल से वो टर्न हो रहा है, मतलब ये x उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये x जो है हमारा lateral displacement हो गया, करेक्ट है, and that x should be divided by L, that is going to be the lateral strain in this case, ठीक है, sorry shearing strain in this case, तो shearing strain will be equal to x by L, no doubt, but how will you find out? x निकालना इतना इजी है क्या? नहीं, एक्चुअली ये जो x by L जो है ना वो क्या रहने वाला है, देखो कि ये x मतलब अगर सपोज ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो देखो ये समझो है ठीक है, ये पॉइंट अगर यहाँ से घूम के यहाँ पे आ गया तो इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बनेगा यहाँ पे, इसको हम क्या बोल रहे हैं, थीटा, ठीक है। अब ये सोचो ये पॉइंट अगर यहाँ पे आ गया तो इसके साथ भी तो कुछ एंगल बनेगा नहीं ऊपर, ठीक है, ये एंगल जो बनेगा उसको हम बोलेंगे फाई, एंड नाउ दिस फाई इज गोइंग टू बी इक्वल टू x अपॉन कैपिटल L, हो सकते हैं ऐसा, x अपॉन कैपिटल L, क्योंकि एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस ना, तो ये जो x अपॉन कैपिटल L है वो क्या बनेगा हमारा फाई, ठीक है। लेकिन ये फाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये x तो हमको पता है ऑलरेडी कि वो सेम ही है दोनों के लिए, ये एंगल के लिए भी और ये एंगल के लिए भी, राइट। तो हम अगर इस छोटे सर्कल में अगर यूज करेंगे थीटा का डेफिनेशन, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, तो करो जल्दी, ये वायर का जो क्रॉस सेक्शनल रेडियस है वो अगर मान लो r है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेम x अपॉन r, तो दिस थीटा विल बी इक्वल टू x अपॉन r। तो अभी इसमें देखो थीटा कैन बी मेजर्ड इजीली, r आल्सो कैन बी मेजर्ड इजीली, सो x इज नॉट इजीली मेजरेबल, है कि नहीं, x इज द अननोन क्वांटिटी हियर, so what we will use is this x can be found out as r into theta and then we'll put it here so as to find phi. So what will be phi then, r into x upon L, but x is already there, r into theta, that is upon L, so we can say phi is equal to r by L into theta। तो मतलब जिस एंगल से हम उसको टर्न करते हैं उस एंगल को क्या करना है, r by L से मल्टीप्लाई करना है, तो हमको एंगल ऑफ शेयर मिल जाता है, दिस इज द एंगल ऑफ शेयर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर shearing strain when the rod or any wire which is clamped vertically is turned or twisted through an angle theta। तो ये थीटा को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ, अरे थीटा को क्या को बोलेंगे, एंगल ऑफ शेयर, फाई को बोलेंगे ना, तो थीटा को क्या बोलेंगे, मैं पूछ रहा हूँ, एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है, वो तो बोल सकते हैं ना, ट्विस्ट किया हमने उसको इतना एंगल से, तो इसलिए थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड फाई इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ शियर, और सिंपली इज कॉल्ड एज shearing strain, ठीक है।
बात याद रखो इससे कि अगर इसको हम ट्विस्ट करते हैं, कोई भी वायर को अगर ट्विस्ट करते हैं, तो ट्विस्ट करने के लिए जो टॉर्क अप्लाई किया जाता है, तो दैट टॉर्क इज ऑलवेज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये हमने ऑलरेडी देखा ऑसिलेशन के अंदर, राइट है। और ये टॉर्क और थीटा इन दोनों के बीच में का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको बोलते हैं c, इट्स कॉल्ड एज ट्विस्ट कांस्टेंट c। अभी ये ट्विस्ट कांस्टेंट जो है या ये टॉर्क जो है, इस टॉर्क के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, इट्स सिंपली पाई r raised to 4 थीटा अपॉन थीटा। एग्जैक्ट नहीं, एक देखते एक क्वांटिटी शायद मिसिंग है, लेकिन चेक करो एक बार कंफर्म करके। लेकिन इसमें जो c का जो वैल्यू है वो हमको इसमें से मिल जाता है। इट डिपेंड्स ऑन r raised to 4 स्पेशली, एंड इट इनवर्सली डिपेंड्स ऑन थीटा दिस वे। तो वो फॉर्मूला भी तुम देख के एक बार चेक करो और फिर लिखो, क्योंकि ये टेंटेटिव लिखो, लेकिन उसके सामने फिर थोड़ा सा करेक्शन लिखो, ठीक है ना, करेक्शन याद रखो से। तो एक बार अगर है किसके पास तो सर्च करके बता दो, क्योंकि अभी इसमें तो नहीं है वो फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ, या ट्विस्ट कांस्टेंट बोल दो डायरेक्ट, ट्विस्ट कांस्टेंट। ठीक, चलो नेक्स्ट स्टेप बताओ। ये वाली है हाँ, ईटा पाई r किधर है? नहीं, इसमें नहीं है, लिखा है मैंने। ईटा पाई r 4 थीटा अपॉन 12 अपॉन 12। हाँ करेक्ट। पता है मेरे को। ठीक है, तो ये हो गया ट्विस्ट कांस्टेंट का से, ठीक है ना। ये जो c है उसका फॉर्मूला ये है। अभी बाकी फिर टॉर्क का फॉर्मूला फिर क्या होगा बताओ? टोटल टॉर्क एक्टिंग विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी c इनटू थीटा ना, तो ये c का वैल्यू यहां पे डाल दो, उसका तो बनेगा ईटा पाई r raised to 4 upon 12 इनटू थीटा। ओके, तो ये बन गया। ओके, और फिर टॉर्क का तो फॉर्मूला हमको मिल गया। अभी अगर सपोज इसको हमने थीटा इतना एंगल से टर्न किया, तो व्हाट विल बी द वर्क डन इन टर्निंग इट? उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? क्योंकि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? रोटेशन मोशन में वर्क डन बनता है इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इनटू डी थीटा, बराबर। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि टॉर्क के बदले डाल देंगे c थीटा इनटू डी थीटा, बराबर है। और फिर इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू थीटा, तो c तो कांस्टेंट है करके बाहर आ जाएगा, और बाकी थीटा का इंटीग्रेशन बन जाएगा थीटा स्क्वायर बाय 2, एंड दैट इज फ्रॉम 0 टू थीटा व्हिच गिव्स थीटा स्क्वायर बाय 2 ओनली, करेक्ट है ना। 0 की डालने से कुछ फर्क पड़ता नहीं, बाकी बचेगा फिर सिंपली हाफ c थीटा स्क्वायर, दैट्स इट। सो वी कैन राइट दिस एज, अगर c का वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे तो बनेगा ईटा पाई r raised to 4 अपॉन 4l इनटू थीटा स्क्वायर। ये बन गया तुम्हारा वर्क डन इन टर्निंग द रॉड और इन वायर। तो कोई भी वायर को थीटा एंगल से ट्विस्ट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है, वो वर्क डन करने निकालने के लिए ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। और एक बात कि देखो गैसेस के बारे में जो बल्क मॉडुलस के जो कंसेप्ट्स है
वो जैसे कल भी हमने बताया था कि गैसेस का बल्क मॉडुलस हमेशा कम होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा लिक्विड से ज्यादा बिकॉज़ दे आर हाईली कंप्रेसिबल, बराबर, कंप्रेसिबिलिटी उनका ज्यादा है, तो बल्क मॉडुलस ऑब्वियसली कम होगा जरूर। अभी कोई भी गैस का बल्क मॉडुलस जो है वो दो अलग-अलग केसेस में निकाला जा सकता है, आइदर बाय कीपिंग इट्स प्रेशर कांस्टेंट और बाय कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, तो उसका जो कोई भी गैस का जो बल्क मॉडुलस है वो अलग-अलग हमको मिलता है, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो अलग मिलता है और वॉल्यूम कांस्टेंट रख के उसको कंप्रेस करेंगे तो अलग मिलता है। फॉर एग्जांपल, इफ सपोज वी हैव अ गैस एंड सपोज वी कीप इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट, समझो उसको उसका हमने वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट रखा और दूसरा मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो उसको उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे, राइट। तो ये बन गया आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रख के उसको हमको कंप्रेस या एक्सपांड कराना है। और दूसरा केस है जबकि उसका हमने टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखा बट हीट एंटरिंग और लीविंग इज ब्लॉक्ड, मतलब हीट जो बाहर का हीट है बाहर ही रहेगा, अंदर का हीट अंदर ही रहेगा, मतलब देयर नो हीट इज अलाउड टू ट्रांसमिट इनटू द सिस्टम। इसको क्या कौन सा प्रोसेस बोलते हैं फिर, एडियाबेटिक प्रोसेस, पता है। तो ये हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर अगर हमने गैस को कंप्रेस किया तो उस प्रोसेस में हमको जिसका बल्क मॉडुलस जो है वो अलग मिलता है। तो अब देखो, अगर सपोज हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में इस गैस को कंप्रेस किया तो उस केस में क्या होगा कि एक्चुअली बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है बताओ पहले, कल जो हमने देखा था। बल्क मॉडुलस इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन V into dP by dV। अब यहाँ पे एक बात और याद रखो कि dP when pressure is increased volume always decreases, right, and if pressure is decreased volume increases। तो इसलिए क्या है ना कि dP और dV इन दोनों में से एक हमेशा पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव रहने वाला है। तो इसलिए फिर अगर हमने प्रेशर का अगर वॉल्यूम के हिसाब से डेरिवेटिव निकाला तो वो तो हमेशा नेगेटिव आएगा, उसमें एक माइनस साइन आएगा, और उसकी वजह से फिर क्या होगा कि अगर ये माइनस साइन हमने यहाँ पे डाल दिया तो k नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन k कभी नेगेटिव होता है क्या, नहीं। तो उसको पॉजिटिव बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में k इक्वल टू माइनस वी इंटू डी पी बाई डी वी, ये फॉर्मूला यूज करते हैं कैथोमेटिक्स से। ये कभी यूज करने का जब डी पी बाई डी वी हैज अ चांस टू बिकम नेगेटिव, मतलब अगर हम डी पी बाई डी वी को डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम के हिसाब से निकालने वाले हैं, उसकी वजह से माइनस साइन वहां पे ऑटोमेटिकली आने वाला है, तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे बल्क मॉडुलस का। ठीक है, तो अभी गैसेस के बारे में हमको थोड़ा बहुत पता है कि जब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो बॉयल्स लॉ में होता है, और बॉयल्स लॉ में होने की वजह से बॉयल्स लॉ कहता क्या है, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, व्हिच मींस दैट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, बराबर है। तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट है। तो अभी अगर ये यूज करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखो तो हमको मिलेगा d by dv of pv is going to be 0। तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अभी इसको डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, दोनों चेंजिंग है यहाँ पे, दोनों चेंज हो रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो इसलिए फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो p यहाँ पे हमको प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, राइट। तो प्रोडक्ट रूल यूज करो, तो p into dv by dv plus v into dp by dv is going to be 0, which means v into dp by dv becomes equal to what, minus of p, क्योंकि ये जो है dv by dv तो 1 ही बनने वाला है ना, तो इसलिए वो p जो है वो उस तरफ जाके माइनस p बनेगा। ठीक है, ये वैल्यू अगर हमने यूज किया बल्क मॉडुलस के फॉर्मूला में जो कि आइसोथर्मल कंडीशन में निकाल रहे हैं, तो K कितना होता है, मतलब K कितना होता है, माइनस ऑफ v into dp by dv होता है कि नहीं। अगर वो हमने यहाँ पे यूज किया तो बनेगा माइनस ऑफ v into dp by dv, जिसकी वजह से यहाँ पे बनेगा, अब ये v into dp by dv तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे, तो माइनस p माइनस ऑफ माइनस p फिर क्या बनेगा, प्लस p बन जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, आइसोथर्मल कंडीशन में गैस का जो बल्क मॉडुलस है वो कितना मिलता है, उसके प्रेशर के बराबर मिलता है। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर एडियाबेटिक कंडीशन में गैस को अगर कंप्रेस करते हैं तो एडियाबेटिक कंडीशन में तो तुमको पता होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में तुमने रेगुलर में टेक्स्ट बुक में देखा है कि pv रेज़ टू गामा रिमेंस कांस्टेंट इन दैट केस, इधर तो pv रेज़ टू गामा रिमेंस कांस्टेंट। अगर ये बात हमने यूज किया, और गामा मतलब क्या पता तुमको, एडियाबेटिक कांस्टेंट whose value is Cp upon Cv, okay, ratio of two specific heats of the gas at constant pressure and constant volume। अगर इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, देखो d by dv of this whole p v raised to gamma is going to be 0, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। अभी इसका भी डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। तो करो p into डेरिवेटिव ऑफ v रेज टू गामा प्लस v रेज टू गामा into डेरिवेटिव ऑफ p ओनली which is going to be 0। सो अभी इसमें अगर देखो तो v रेज टू गामा का डेरिवेटिव क्या बनता है बताओ, गामा into v रेज टू गामा माइनस 1, करेक्ट है, प्लस इधर फिर v रेज टू गामा into dp by dv as it is and that is going to be 0। अभी इसमें से क्या करो, v रेज टू गामा माइनस 1 को कॉमन ले लो, v रेज टू गामा माइनस 1 दोनों के अंदर है क्या प्रेजेंट, वो चेक करो, इधर तो है, इधर है क्या, v रेज टू गामा माइनस 1 नहीं है ना, उसमें तो v रेज टू गामा है, तो can't we write this v रेज टू गामा as v रेज टू गामा माइनस 1 into v, एक ही तो टर्म है ना उसमें, तो इसलिए फिर उसको ऐसा लिख देंगे, तो उससे क्या होगा, ये v रेज टू गामा माइनस 1 कॉमन निकल आएगा, कॉमन क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, उस तरफ तो 0 ही है ना, तो डिवाइड करने का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर v रेज टू गामा माइनस 1 को अगर डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट तो बचेगा क्या, इधर से गामा टाइम्स b प्लस इधर से एक v बच रहा है ना यहाँ पे, तो ये v into dp by dv और इज इक्वल टू 0, जिससे हमको v into dp by dv का वैल्यू क्या मिल रहा है देखो, तो इससे क्या पता चलता है माइनस गामा p, ये v into dp by dv मतलब ही क्या है, आइसोथर्मल सॉरी एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस के अंदर का जो क्वांटिटी है, तो एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ v into dp by dv, बट v into dp by dv इज ऑलरेडी देयर, दैट इज माइनस गामा प्राइम p, तो अगर ये यानी आप ये रिप्लेस कर दो तो माइनस ऑफ माइनस अगेन प्लस एंड वी आर लेफ्ट विद गामा टाइम्स p ओनली। दिस शोज दैट इन केस ऑफ एडियाबैटिक कंडीशन the bulk modulus of gas is greater than the bulk modulus of the gas in isothermal condition. That means it is very easy to compress a gas under isothermal condition than it is in adiabatic condition, क्योंकि तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, सडनली उसको कंप्रेस करना है हमको बिना टेम्परेचर को चेंज किए, तो सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, हीट ना देके उसको अगर चेंज करना है, उसका अगर कंप्रेस करना है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, rather than that it is very easy to compress a gas under isothermal condition। अगर उसको isothermal condition में है तो उस केस में उसको कंप्रेस करना थोड़ा इजी बनता है, और वो भी इतना भी ज्यादा इजी नहीं, गामा का वैल्यू कितना बनता है, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 1.4 1.3 1.2 के आसपास, डिपेंड्स ऑन गैस, कौन सा गैस हमने यूज किया, एयर के लिए वो ऑलमोस्ट 1.4 होता है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उसमें सभी डायटोमिक गैसेस है, ये सब हम देखेंगे बाद में, लेकिन अभी ये गामा का जो वैल्यू है वो 1.4 या दिया रहेगा, जो भी है एमसीक्यू के अंदर दिया रहेगा, तो एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर गैस का बल्क मॉडुलस गामा टाइम्स प्रेशर बनता है, और आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर बल्क मॉडुलस गैस का उसके प्रेशर के बराबर बनता है। तो ये बात हमने कभी पहले यूज की है क्या, इससे पहले कभी हमने देखा है ऐसा, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इक्वल टू प्रेशर, एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस इक्वल टू गामा टाइम्स प्रेशर, कभी नहीं, 11th में वगैरह कभी साउंड के वगैरह चैप्टर में लैप्लास करेक्शन ऐसा कुछ था, न्यूटन्स लॉ ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर व्हिच इज इक्वल टू v इक्वल टू रूट ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, तो वो बल्क मॉडुलस न्यूटन ने गलती से क्या किया था, आइसोथर्मल कंडीशन कंसीडर किया था, तब जाके उसमें p by rho इंट्रोड्यूस किया था, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड उसने बनाया था रूट ऑफ p by rho, क्योंकि इन जनरल वेलोसिटी गैस के अंदर कोई भी वेव का इक्वेशन वेलोसिटी क्या बनता है, बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, ये जनरल फार्मूला है, लेकिन जब न्यूटन ने ये फार्मूला वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने के लिए अप्लाई किया तो उसने ये सोचा कि जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो एयर का टेम्परेचर तो चेंज होता नहीं है, तो इसलिए उसने ये किया कि इट्स आइसोथर्मल कंडीशन, और आइसोथर्मल कंडीशन मान के उसने k को p से रिप्लेस कर दिया और उसको ये फार्मूला मिला, दिस इज कॉल्ड एज द वेलोसिटी फार्मूला फॉर न्यूटन्स फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ओके, बट दैट वाज इनकरेक्ट। जब वैल्यूज डाल के पता चला कि उससे उसका साउंड का जो वेलोसिटी है वो सिर्फ 21 आता है, जो कि रॉन्ग है, एक्चुअली वो वैल्यू जो वेलोसिटी ऑफ साउंड का है वो 331 मीटर पर सेकंड है, वो एक्सपेरिमेंटली भी मेजर किया था उस समय, लेकिन न्यूटन को तो ये पता नहीं चला कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ठीक है, लेकिन बाद में चल के जब लैप्लास ने देखा कि इस फार्मूला के अंदर एक छोटा फ्लॉ है, तो उसने बताया कि उसने जो बल्क मॉडुलस जो है जो उसने p से रिप्लेस किया है उसके बदले उसको गामा टाइम्स p से रिप्लेस किया जाना जरूरी है, क्यों, क्योंकि कंडीशंस आर नॉट आइसोथर्मल, एक्चुअली दे आर adiabatic, why, because when we produce a sound there are compressions and rarefactions produced in the air, and these compressions and rarefactions are produced at a very very high speed, they are produced at so high speed that the equalization of heat is not possible,
और वैसे भी अगर इक्वलाइजेशन ऑफ हीट हो भी तो भी एयर तो वायर कंडक्टर है हीट का, तो इससे वैसे भी इक्वलाइजेशन ऑफ हीट पॉसिबल नहीं है। आइसोथर्मल कंडीशन रहना वैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस पॉइंट पे कंप्रेशन आएगा वहां पे सडनली टेंपरेचर इंक्रीज हो जाएगा, और जहां पे रेरफेक्शन होगा तो वहां पे सडनली टेंपरेचर डिक्रीज भी हो जाएगा, वो हमको पता नहीं चलता क्योंकि वो बहुत फास्ट होता है। ये उसने आर्गुमेंट किया और उसने ये गामा टाइम्स प्रेशर वहां पे डाल दिया और फॉर्मूला करेक्ट हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड एज द लैपलास करेक्शन टू न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ये हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में देखा था, और तभी हमने k को p से रिप्लेस किया था, लेकिन उस समय हमको ये सब पता नहीं था कि k से p से रिप्लेस करना क्यों जरूरी है, या लैपलास ने बाद में ये k से गामा टाइम्स p से रिप्लेस क्यों किया। ठीक है, सिर्फ एडियाबैटिक आइसोथर्मल वो सब वर्ड्स थे, लेकिन हमको उस समय कुछ नहीं समझा। ये अभी हम समझ सकते हैं आराम से कि जो बल्क मॉडुलस है, अभी हमको पता है कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, या एडियाबैटिक कंडीशन क्या होता है, आइसोथर्मल कंडीशन क्या होता है, ये सब चीजें हमको पता है अभी। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ द न्यूटन arrived at that formula and how the Laplace has corrected it. Okay, ये बात ये भी लिख लो आप ठीक से, क्योंकि इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें सिर्फ वही दो बातें इंपॉर्टेंट है, आइसोथर्मल bulk modulus is always equal to pressure and adiabatic bulk modulus of the gas is always equal to gamma times pressure.